रुकिए, यूपीएससी तैयारी करने का मन बना लिया है तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि शुरुआत में ही अगर आपने 2-3 गलतियां कर दी तो आपका 1 साल ही नहीं लाखों रुपए भी आपके क्या हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो गलती मैंने करी वो आपको नहीं करना है। ओके, तो मैं हूं अनामिका अग्रहरी और आप सबका स्वागत करती हूं अनामिका एडू वर्ल्ड पे। तो आज मैं बात करने जा रही हूं उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं, यानी यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उन्हें शुरुआत में ही कौन सी गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले आप सबको यूपीएससी, यानी यूपीएससी क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो ये अलग अलग एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, लाइक CDS, IAS और EPFO जैसे बहुत सारे कई सारे मतलब एग्जाम्स से कंडक्ट करवाती है। तो मैं बात करने जा रही हूँ IAS के एग्जाम्स की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी करने के बारे में सोचते हैं लेकिन शुरुआत में उन्हें रोड मैप नहीं पता होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी गलतियाँ उनसे हो जाती है और काफ़ी सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो आते हैं पॉइंट पे, टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं आप लोगों को, ज़्यादा टू द पॉइंट में बात करने जा रही हूँ इस पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका सिलेबस उठा के देखना है। सिलेबस कैसा, सिर्फ प्री का नहीं, यानी इसके 3 चरण होते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू। ठीक है, ये 3 हो गए। तो हमें क्या करना है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही सिलेबस हमें अपने टेबल के पास रखना है, उसको अच्छे से एनालिसिस करना है, यानी सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, अपनी तैयारी की दिशा को आगे बढ़ाना है, उसी दिशा में तैयारी को ले जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लिए। सिलेबस में सबसे पहले अब हम प्रीलिम्स के सिलेबस में देखेंगे, यानी GS में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और इसमें CSAT वाले पार्ट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। यानी प्रीलिम्स में इसके 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, एक तो होता है आपका जो GS वाला GS1 और दूसरा है क्या है, CSAT जो होता है, जो कि क्वालिफाइंग है, इससे मेरिट नहीं बनती है। ठीक है, कट ऑफ जो आपकी जाती है वो GS से ही जाती है, जो GS1 का एग्ज़ाम होता है पूरा, लेकिन जो कट ऑफ बनती है वो इसी से बनती है। CSAT सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होता है, और अगर आपने CSAT में 33% मार्क्स नहीं लाए तो आप इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं, यानी आपकी GS की जो कॉपी होती है वो भी आपकी चेक नहीं करी जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आती हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपने सिलेबस देख लिया, अब आपको क्या करना है, सेकंड जो सबसे अहम रोल निभाएगा आपके इस एग्ज़ाम में। सेकंड आपको क्या करना है, आपको 10 साल के कम से कम, अगर आप अभी शुरू करने जा रहे हैं तो आपको कम से कम 10 सालों के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम उसको उठाना है, पेपर को उठाना है और देखना है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहा है बीते सालों में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको उन्हें सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ उसका पैटर्न देखना है, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, यानी यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या रहा है और बदलते समय में उसने क्या क्या चीज़ें बदली हैं क्वेश्चन पूछने की प्रक्रिया में। ठीक है, अब आपने ये कर लिया। अब जो सबसे तीसरी बात जो मैं बताने जा रही हूँ, जो इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाता है, वो है NCERT, यानी आपके प्रीलिम्स में या मेंस में भी, दोनों में क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो NCERT से पूछे जाते हैं। 70% क्वेश्चन आपका NCERT से आता है। ठीक है, 70%, तो वेटेज तो आप समझ रहे हैं ना कितना होगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, NCERT 6 to 12, लेकिन रुकिए, 6 to 12 आपको हर एक सब्जेक्ट की नहीं लेनी है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनको स्किप करना होगा, कुछ ही क्लासेस के लेने होंगे, जैसे कि आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं, इन तीनों को 6 to 12 आपको पूरी लेनी है, किसी भी क्लास की आपको मिस नहीं करनी है। ओके, ठीक है। और दूसरी बात, अब आपका जो साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इस सब्जेक्ट की जो आपको लेनी है NCERT, जैसे साइंस लेनी है आपको 9th और 10th की लेनी है, सिर्फ 9th और 10th, हाँ, इससे काम चल जाएगा आपका। और जो दूसरी है यानी इकोनॉमिक्स की आपको 11th और 12th की लेनी है। ठीक है, वो आप ले लेंगे 11th और 12th की इकोनॉमिक्स। इसके बाद आपके पास हो गई क्या, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, तीनों की NCERT आपके पास आ गई है ना। तो अब इनको क्या करना है, और साइंस की भी आ गई, इकोनॉमिक्स की आ गई। अब आपको क्या करना है, इसमें
एनसीईआरटी को क्वेश्चन आता है कि कितनी बार पढ़ना है जिससे हमारी जो मतलब चीज़ें हैं वो रिवाइज हो जाए, अच्छे से हमें तैयार हो जाए। तो कम से कम आपको 3 बार पढ़ना पड़ेगा। हाँ, 3 बार पढ़ना पड़ेगा। क्यों? एक बार आपको क्या करना है, जो सबसे पहले आप क्या उठाओगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी उठाओगे, साइंस और इकोनॉमिक्स आप बाद में करोगे, ठीक है। क्योंकि जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछने का जो रहा है हमेशा से ट्रेंड, वो काफ़ी ज़्यादा, कम से कम ये चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, तीनों में ही 15 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी 20 आ जाते हैं, 21 भी आ जाते हैं। किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपको 15 या 18 प्लस ही आपको हमेशा लेकर के चलना है। इसलिए सबसे पहले आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन तीनों की बुक्स को यानी एनसीईआरटी को ख़त्म करना है। ख़त्म कैसे करना है? आप पहले सिर्फ रीडिंग करोगे। हम पढ़ते ना, एक कोई किताब हुई, सिर्फ उसे हमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं पता है एकदम, बिल्कुल समझ लीजिए कि हाँ आप ब्लैंक हैं, आपको सिर्फ उसको पढ़ना है। एक बार ही पढ़ लीजिए, दोबारा से आपको पढ़ना है फिर से उसको। जब दोबारा आप पढ़ोगे तो उसको इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना। तीसरी बार जब आप उस प्रक्रिया को मतलब दोहराएंगे, यानी फिर से उस जो हाईलाइटेड चीज़ें थी पढ़ेंगे आप उनको, तब क्या होगा, वो चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएंगी और आपको भूलेंगे भी नहीं, अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, साइंस और इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी को ख़त्म करेंगे, ठीक है, वो भी 3 बार, लेकिन साथ में इसका रिवीजन भी करते जाएंगे ताकि ये भूले ना आपको। अब आपको क्या करना है, कोचिंग अभी ज्वाइन नहीं करना है। सबसे पहले बात बता रही हूँ मैं, कोचिंग तुरंत ज्वाइन नहीं करना है। बच्चे सबसे पहले ये गलती करते हैं कि कोचिंग को सबसे पहले ज्वाइन करना है। नो, ये गलती मैंने करी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको नहीं करना है। आपको कोचिंग नहीं ज्वाइन करना और कहीं नहीं जाना है आपको। आप चाहे अपने घर के आसपास की लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, या आप अपने घर में, अगर आपकी सुविधा है कि कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है तो आप अपने घर में पढ़ें, ठीक है। आपको बाहर नहीं जाना है। सबसे पहला काम, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, देन अब आपको क्या करना है, एडवांस्ड बुक लेनी है। एडवांस बुक क्या, यही सब्जेक्ट की, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन तीनों की, है ना। स्पेक्ट्रम आती है, राम सरोवर शर्मा की आती है हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में हो गया आपका जो माजिद हुसैन जी हैं, उनकी बुक्स ले सकते हैं आप। और पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत हो गया, ठीक है। तो ये किताबें आपकी हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, इन बुक्स को जब आप पढ़ लेंगे कम से कम 2 से 3 बार, तो ये आपका हो गया 6 से 7 महीने का टाइम। आपने अच्छे से चीज़ों को समझ लिया, सिलेबस समझ लिया और पैटर्न समझ लिया, ठीक है। अब आप कहाँ जा सकते हैं, कोचिंग की तरफ। क्योंकि कोचिंग मैंने इसलिए मना करा था शुरू में, क्योंकि कोचिंग में क्या होता है, वहाँ बहुत एडवांस्ड बच्चे भी होते हैं और बिगिनर भी होता है। तो जो बिगिनर होता है उसे बहुत प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि टीचर आता है, वो लेक्चर देता है, वो समझाता है और उसके बाद चला जाता है। आपको अगर कुछ नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ज़रूरी नहीं, हो सकता है आपका आर्ट्स बैकग्राउंड रहा हो तो आपको पता हो, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े हो। क्योंकि आपने अगर पढ़ाई होगा तो बहुत ज़्यादा, या तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कोई एक सब्जेक्ट तो आपका मिस हुआ होगा ना, तो वो ब्लैंक होगा। तो उससे बेहतर है अभी आपको कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी है। और लोग कह देते हैं ना, ये ऐसे कोचिंग ज्वाइन कर लो, ये कर लो, ये गलती मत करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता है। और शुरुआत में ही अगर हम ये गलती ना करें तो ये हमारी जो तैयारी है ना बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन हमें कोई जब बताता नहीं है तो हमारी जो एक तैयारी की एक जो दिशा होती है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो आपको नहीं करना है। अब आपको क्या करना, बुक आपने पढ़ लिया, अब आप कोचिंग जाएंगे। तो जब आप कोचिंग जाएंगे, जब कोचिंग में आपका चाहे कोई भी सब्जेक्ट चले, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस या इकोनॉमिक्स, तब आपको सब जो टॉपिक होगा उसकी क्या होगी, अच्छे से समझ होगी, है ना, पकड़ होगी उन चीज़ों पे। और उसके बाद क्या होगा, जब आप आंसर राइटिंग करोगे, क्योंकि आप कोचिंग अब ज्वाइन करोगे तो सिर्फ प्रीलिम्स की नहीं करोगे, आपको क्या लेना है, आपको फाउंडेशन बैच लेना है। फाउंडेशन बैच मतलब कि प्री और प्लस मेंस दोनों का कंबाइंड बैच लेना है। इसमें क्या होगा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा बहुत डीपली, यानी मेंस तक वो लेकर के जाएंगे सिलेबस में, और उसके बाद आपको आंसर राइटिंग भी करवाएंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप तभी कर पाएंगे जब आपको चीज़ों पे थोड़ी सी क्या होगी, टॉपिक पे पकड़ होगी, है ना। वरना फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा मतलब डिमोटिवेशन आता है, बच्चा एक थोड़ा सा होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कि बच्चे बाकी के कर रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं, है ना। तो अब आपको क्या करना है, कोचिंग चले जाना है। कोचिंग में जब आंसर राइटिंग कराई जाएगी, आप आराम से 1-2 बारी में, शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी जिसमें कि आपको कुछ पता ही नहीं होता। अब आपको सारी चीज़ें पता है, आप आराम से कर सकते हो। तो जब तैयारी को इस दिशा में लेकर जाओगे ना, तो इससे आपके 2 ही 3 साल में आप अपने आप को इतना बढ़िया
मजबूत पाओगे तैयारी में कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया रहेगा और आप एग्ज़ाम में बैठने के लायक हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमें शुरू में कोई नहीं बताता है ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को मतलब फेस करना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। तो इस बात को ज़रूर अगर मान लीजिएगा आपको बेहतर लगे तो, क्योंकि मैंने देखी और शायद ऐसे ही करना चाहिए कि आप सब कुछ पहले अच्छे से समझ लो, कर लो घर पे ही, उसके बाद आप कोचिंग जाइए। क्योंकि बेटा कोचिंग में क्या होता है ना, कोई भी 18 साल का या 16 साल का, हाँ आप जाते हैं बच्चे, बट तुमसे बड़े भी लोग होते हैं वहाँ पे, 25 साल का भी कोई बैठा है, 26 साल का भी है, 28 साल का भी है। तो मेच्योरिटी लेवल क्या है, ज़्यादा है उसकी, और उसने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं, तो उसे चीज़ों की समझ हो गई है। और वहीं पर जिसे कुछ नहीं पता होता है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो अगर मेरी ये बात आपको सही लगी हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि ठीक है कि मैंने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प अगर हो पाई है इस वीडियो से। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने आपको जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है या पहले या वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए, तो उसके बाद मैंने उसमें बताया भी था कि आपको मैं तैयारी अगर यूपीएससी की सोच रहे हैं तो आपको कैसे करना है। तो ये वीडियो आपका आ चुका है। तो फिलहाल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।